चलो कि बेसिक जो HTML होता है वो HTML किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। जैसे कि मैंने नोटपैड का एक पेज क्रिएट किया है और इसमें हम एक बेसिक HTML लिखेंगे। जैसे ही हमारा कोड लिखना होता है, मैं एक कोड पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि ये इसमें जो भी लाइन है इसका मीनिंग क्या है, हम इसको देखेंगे। तो ये जस्ट बेसिक एक HTML का इनिशियल पेज है, तो इसको हमको सेव करना है। तो अभी ये जो बेसिक होता है तो इसका शुरू कैसे होता है कि इसमें जो है फर्स्ट लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट लाइन में हमने लिखा हुआ है कि डॉक टाइप HTML मीन्स ब्राउजर में जब हम ये पेज ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद ब्राउजर दो चीजें देखता है। एक तो देखता है कि उस फाइल का एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन अगर HTML है तो वो डिसाइड करेगा कि इसको HTML के तरह से उसको रेंडर करना है। और अगर इसके बाद वो चेक करेगा कि हेडर में क्या लिखा हुआ है, मीन्स फर्स्ट लाइन डॉक्यूमेंट का टाइप कौन सा है। डॉक्यूमेंट टाइप मीन्स डॉक टाइप, उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो डॉक टाइप हमको यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है। डॉक टाइप लिखने के बाद हम डॉक्यूमेंट का वर्जन और डॉक्यूमेंट में कौन से एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं इसका एक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रख सकते हैं। अभी तक HTML के डिफरेंट वर्जन आ चुके हैं, HTML 1, 2, 3, 4 एंड अभी जो करंट चल रहा है वो HTML 5। और HTML 5 के बाद जो भी कुछ अपडेट्स रहेंगे वो डायरेक्टली ये इसी डॉक टाइप से हम उसको यूज करेंगे। मींस लेटेस्ट जो भी वर्जन रहेगा HTML का वो यूज करने के लिए डॉक टाइप हम डायरेक्टली HTML यूज करते हैं। इसके प्रीवियसली जो भी कुछ हम यूज करते थे तो उसके लिए डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो डिफरेंट था। उसमें हमको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता था कि ये डॉक्यूमेंट का कौन सा वर्जन है और कौन से वर्जन में इसको रेंडर करना है। तो अभी जो भी कुछ हम यूज करेंगे तो इसमें डॉक्यूमेंट का जो टाइप है वो HTML 5 लेटेस्ट ही रहेगा, इसीलिए हमको ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर्स पास करने की जरूरत है नहीं। बट ये अगर हम पास नहीं करते हैं तो कुछ ओल्ड ब्राउजर में हमारा जो HTML है प्रॉपर से रेंडर नहीं हो सकता, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा जो एलिमेंट है दैट इज द HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट के अंदर हम हमारा जो भी कुछ कोडिंग है वो कोडिंग हम करते हैं। तो ये इस एलिमेंट के अंदर दो चीजें हम रख सकते हैं। एक होता है हेडर सेक्शन, जैसे कि हमारे बॉडी में भी दो चीजें हैं, हेड होता है और हमारा पूरा बॉडी होता है। तो वैसे हर किसी पेज में हेडर होता है, हेडर सेक्शन होता है और बॉडी सेक्शन होता है। हेडर सेक्शन जो है ये जो भी कुछ पेज रहेगा, ये पेज या फाइल रीड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं उसके लिए हेडर सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट होता है। हेडर सेक्शन लिखने के लिए हम यहाँ पे एक हेड टैग भी है, हेड टैग यूज कर सकते हैं। हेड टैग के जरिए हम जो ब्राउजर को लगने वाली इंफॉर्मेशन है या फिर सर्च इंजिन जो होते हैं, जैसे कि गूगल हमारा सर्च इंजिन है, तो ये जो टूल होते हैं इस टूल को जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी इंफॉर्मेशन हम हेड सेक्शन के अंदर लिखते हैं। उसके बाद यूजर को जो दिखाना है वो जो सारा कंटेंट है जो यूजर को हमको डिस्प्ले करना है, ये सारा जो कंटेंट है ये बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। अभी यहाँ पे मैंने दो शब्द यूज किए, एक शब्द यूज किया एलिमेंट और दूसरा यूज किया टैग। टैग जो होता है HTML का जो भी कुछ हम कोडिंग करेंगे, जो भी कुछ कंटेंट हम लिखेंगे वो सब हमको टैग के अंदर लिखना होता है। तो टैग जो है ये ग्रेटर देन, लेस देन और ग्रेटर देन साइन के अंदर टैग का नेम हम प्लेस करते हैं और ये टैग हम लिखते हैं। टैग दो तरह के होते हैं, एक ओपन टैग होता है और दूसरा क्लोज टैग होता है। मीन्स जो भी कुछ एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमको ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे जो बॉडी एलिमेंट है, बॉडी एलिमेंट हम बोल सकते हैं, इस एलिमेंट में पूरा कंटेंट भी आता है। और बॉडी टैग मीन्स ओनली द टैग, सिंपल, ये जो इतना ही कंटेंट है उसको हम बोलते हैं टैग। और एलिमेंट मीन्स एलिमेंट में टैग भी होता है और पूरा उसका कंटेंट भी होता है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो एलिमेंट और टैग में जस्ट माइनर डिफरेंस है। टैग एलिमेंट हो सकता है बट एलिमेंट टैग नहीं हो सकता, ये जस्ट माइनर इसमें डिफरेंस है। चलो तो हम इसको अभी रन करके देखते हैं। रन करने के लिए जस्ट हम इसको ओपन कर सकते हैं ब्राउजर में, या फिर हमने जहां पे ये स्टोर किया हुआ है उस पेज को डायरेक्टली डबल क्लिक करके हम ब्राउजर में उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पेज मैंने ब्राउजर में ओपन किया है। जस्ट साइड बाय साइड दोनों हम व्यू रखेंगे तो जो भी कुछ हम कोड करेंगे वो कोड ब्राउजर में हम इमीडिएटली रिफ्रेश करके देख सकते हैं। इसलिए मैंने
एडिटर को एक साइड में रखा हुआ है और जो हमारा प्रीव्यू है ब्राउजर मैंने एक साइड में रखा हुआ है। तो देखो जो भी कुछ हमारा कंटेंट है जैसे कि H1 और पैराग्राफ, ये दो एलिमेंट्स है, ये दो एलिमेंट्स हमको हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट वेरी बेसिक एग्जांपल है कि इसमें जब भी हमको डॉक्यूमेंट शुरू करना है या फिर HTML क्रिएट करना है तो उसके लिए हमको ये इतना बेसिक स्ट्रक्चर हमको यूज करना है। इसके बाद जो भी कुछ एलिमेंट हमको डालना है, जो भी कुछ कंटेंट हमको प्लेस करना है, ऐड करना है इस पेज में, वो सब हम बॉडी टैग के अंदर, बॉडी एलिमेंट के अंदर हम उसको प्लेस करते हैं। और जो हेड है, हेड में हम क्या डालते हैं कि ब्राउजर को या फिर जो सर्च इंजिन होते हैं उनके लिए जो लगने वाला कोड है वो कोड हम हेड में रखते हैं। तो अभी जस्ट हमारे पेज के लिए कोई टाइटल अभी है ही नहीं, तो हम यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे टाइटल ऐड किया। अभी टाइटल ऐड करने के बाद हम पेज रिफ्रेश करेंगे तो हमको यहाँ पे जो हमारा ब्राउजर का जो टाइटल बार है, टाइटल बार में ये जो पेज का टाइटल हमने लिखा हुआ है, ये पेज का टाइटल यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद दो और एलिमेंट इंपॉर्टेंट है, उसमें एक है मीटा टैग है। मीटा टैग में उसका नेम हम लिखना होता है। मीटा दो तरह के टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सर्च इंजन के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है। इसमें मीटा कीवर्ड और उसका जो कंटेंट होता है, कंटेंट इसमें हम लिखते हैं। जैसे कि ये पेज में कौन से वर्ड्स यूज हुए हैं, जैसे कि हम गूगल पे सर्च करते हैं तो हम क्या डालते हैं कि बेसिक एचटीएमएल हमने अगर डाला तो बेसिक एचटीएमएल ये एक हमारा कीवर्ड हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंट हम कीवर्ड्स डालते हैं गूगल पे सर्च करने के लिए। तो गूगल क्या करता है कि बेस्ड ऑन ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स जिस जिस एचटीएमएल पेज में मैच हो रहा है वो सब पेजेस हमको उसके सर्च रिजल्ट में दिखाता है। इसीलिए एसईओ पर्पस ये मीटा कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम कीवर्ड्स डाल सकते हैं। बेसिक एचटीएमएल, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो कोर्स है ये फ्री कोर्स है, तो ये अगर हमने वेबसाइट पे अगर लॉन्च किया तो ये फ्री कोर्स डालने के बाद भी यूजर को ये हमारा जो पैसे मिलना चाहिए, तो इसलिए हम फ्री यूआई कोर्स, इस तरह के हम जो कीवर्ड्स है कीवर्ड्स हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो ये मीटा नेम एट्रीब्यूट हमको यूज करना है और उसके बाद हमको कंटेंट यूज करना है। इसके बाद ये जो है ये ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। उसके बाद और एक होता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में भी मीन्स मीटा जो एलिमेंट होते हैं, मीटा जो टैग होते हैं, इसमें दो प्रॉपर्टीज हमको ऐड करने होते हैं। एक होता है उसका नेम, डिफरेंट टाइप्स के मीटा एलिमेंट्स है तो उसका डिफरेंशिएट करने के लिए नेम एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करते हैं। और दूसरा जो है कंटेंट एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज करते हैं। कंटेंट में जैसे कि हम देखते हैं गूगल में अगर हम कहीं पे सर्च करते हैं, जैसे कि हम कुछ सर्च करेंगे कि जैसे हमने सर्च किया तो हमको यहाँ पे दिखता है कि पहले दिखता है जो भी कुछ डोमेन है, जो भी वेबसाइट है, वो वेबसाइट का नेम यहाँ पे डिस्प्ले होता है फर्स्ट। उसके बाद जो डिस्प्ले होता है दिस इज आवर टाइटल, जो हमने इस टाइटल एलिमेंट में लिखा है वो गूगल सर्च के यहाँ पे फर्स्ट लिंक में दिखता है। उसके बाद यहाँ पे दिखता है डिस्क्रिप्शन, मीन्स जो भी हम यहाँ पे मीटा डिस्क्रिप्शन में जो हम लिखेंगे वो सब गूगल सर्च के जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है वो डिस्क्रिप्शन में दिखता है। इसीलिए ये डिस्क्रिप्शन जो है, डिस्क्रिप्शन वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन अगर हम नहीं लिखते हैं तो गूगल क्या करता है, या फिर जो भी कुछ सर्च इंजिन होते हैं वो सर्च इंजिन हमारे पेज में जो कंटेंट होता है वो कंटेंट रीड करके फिर उसमें से जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो कंटेंट डिस्प्ले करते हैं। बट इस प्रोसेस को ज्यादा टाइम लग सकता है और इसीलिए हमारा जो पेज है, हमारा जो वेबसाइट है, वो सर्च इंजिन में डिस्प्ले होने के लिए या फिर गूगल पे डिस्प्ले होने के लिए काफी टाइम लग सकता है। इसीलिए जब भी हम डेवलपमेंट करेंगे, वेबसाइट हम बनाते हैं, तो उसमें ये तीन जो एलिमेंट्स है हेड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हम हमारे एचटीएमएल में ऐड नहीं करते हैं तो हमारा जो वेब पेज रहेगा वो वेब पेज सर्च इंजिन या फिर सर्च इंजिन फ्रेंडली नहीं रह सकता। इसलिए ये जो तीन एलिमेंट है, ये तीन एलिमेंट हमको सर्च इंजिन के लिए और ब्राउजर के लिए हमको यूज करना है। एचटीएमएल में डिफरेंट एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट में कुछ हेडिंग एलिमेंट्स है। जैसे कि अगर मुझे मेरा पेज का टाइटल दिखाना है तो टाइटल के लिए हम H1 हेडिंग यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास और भी एलिमेंट्स है हेडिंग है,
जैसे कि H2, H3, H4 एंड H6, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग एलिमेंट्स है। जैसे कि हमने देखा होता है कि जो भी कुछ बुक होता है या फिर हमारा कुछ ब्लॉग होता है, कुछ आर्टिकल होते हैं, तो आर्टिकल में कुछ हेडिंग होते हैं और उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो ये हेडिंग दिखाने के लिए हम ये डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग का यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जब भी हम हेडिंग एलिमेंट यूज करेंगे तो H1 जो है ये सबसे इसका जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज बड़ा होता है और उसके तरह से वो दिख जाता है। और H2, H3, H4, H5 और H6 इसका फॉन्ट साइज जो है थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होता है और सबसे जो छोटा फॉन्ट होता है दैट इज H6। तो इस तरह से हम ये डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग एलिमेंट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कुछ हमको कंटेंट लिखना होता है तो वो कंटेंट हम पैराग्राफ में लिख सकते हैं। पैराग्राफ के लिए P एलिमेंट हम यूज करते हैं। ओके, P टैग, P एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो हम देखेंगे कि दो तरह के टैग्स हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, ओपन टैग भी है और क्लोज टैग भी है। क्लोज टैग के लिए जस्ट जैसे टैग लिखना है उसमें स्लैश हम यहाँ पे देते हैं तो हमारा जो टैग है टैग क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से हम कंटेंट लिखते हैं। कुछ एलिमेंट जो है वो सिंगल एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल, मीन्स अगर हमको किसी हेडिंग के बाद सेपरेट करने के लिए एक पूरा लाइन चाहिए तो वो लाइन हम डाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल रूल से। तो ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट सिंगल है, जिसको बिकॉज इसके अंदर हमको कुछ कंटेंट ऐड करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए ऐसे कुछ सिंगल एलिमेंट भी हमारे पास होते हैं। सिंगल एलिमेंट और कौन से हैं, जैसे कि अगर हमारा पैराग्राफ बहुत बड़ा हो चुका है और उसमें किसी स्पेसिफिक लाइन से हमको लाइन ब्रेक करना है तो वो लाइन ब्रेक करने के लिए हम और एक तरह का एलिमेंट यूज कर सकते हैं। वो एलिमेंट हमारे पास है BR, ये लाइन ब्रेक करने के लिए। जैसे कि ये जो वर्ड है, ये वर्ड के बाद जो मेरा कंटेंट है वो कंटेंट अपने आप ब्रेक हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, देखो तो ये वर्ड होने के बाद जो हमारा लाइन है कंटेंट अपने आप ब्रेक हो चुका है। अगर ब्रेक नहीं करना है तो क्या होगा कि ब्राउजर अपने आप उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो ये से लाइन ब्रेक के कुछ एलिमेंट्स हम उसमें देख सकते हैं। और कौन से एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हमारे पास कुछ लिस्टिंग है तो लिस्ट करने के लिए हमारे पास एलिमेंट है। लिस्ट करने के लिए हमारे पास एलिमेंट है UL। UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में उसका ऑर्डर नहीं होता है, सीक्वेंस नहीं होता है, ऐसे एलिमेंट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो हमारा हो गया ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे हमारा जैसे कि कुछ कंटेंट है तो इस तरह से जो भी कुछ एलिमेंट्स हमको लिस्टिंग हमको दिखाना है तो वो लिस्टिंग हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। इसीलिए हमको दो एलिमेंट्स यूज करने होंगे। ये एक UL यूज करना है, UL मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसका शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद LI हमको यूज करना है, LI मीन्स लिस्ट आइटम। जो भी कुछ लिस्ट में हमको ऐड करना है उसका एक एक एलिमेंट हमको ऐड करना है, इसीलिए हम उसको ऐड करते हैं लिस्ट आइटम। इसमें हम कंटेंट ऐड कर सकते हैं, जो भी कुछ हमको कंटेंट चाहिए एलिमेंट्स डालेंगे और देखते हैं कि हम इसका अपीयरेंस कैसे आता है। तो जैसे कि देखा हमने कि अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसमें 1 2 3 4 यहाँ पे इसके जो बुलेट्स पॉइंट ऐड होते हैं और ये लिस्टिंग हमारा यहाँ पे ऐड हो जाता है। जो भी कुछ हमको आर्टिकल लिखना है तो आर्टिकल में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हमको यूज करने होते हैं और ये एलिमेंट्स यूज करने के लिए HTML में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट टैग्स अवेलेबल हैं। ये टैग यूज करके हम जो भी कुछ हमको कंटेंट डिस्प्ले करना है वो कंटेंट हम डिस्प्ले कर सकते हैं। वेरी बेसिक है। जैसे कि अगर ये बुलेट हम मुझे पसंद नहीं आया है तो ये बुलेट हम चेंज कर सकते हैं। इसीलिए कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे कि एट्रीब्यूट्स के बारे में, एट्रीब्यूट क्या होते हैं और एट्रीब्यूट का मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे मीटा एलिमेंट में हमने देखे थे और मीटा एलिमेंट में हमने नेम एट्रीब्यूट डाला और कंटेंट एट्रीब्यूट डाला। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जो भी एलिमेंट हम ऐड करते हैं उस एलिमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज होते हैं। वो अगर प्रॉपर्टीज हमको चेंज करने हैं, मॉडिफाई करने हैं, कुछ डिफरेंट बिहेवियर हमको अगर यूज करना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स मींस ये नथिंग बट प्रॉपर्टीज होते हैं और उस प्रॉपर्टी का जो नाम है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। और प्रॉपर्टी में नेम भी होता है और उसका वैल्यू भी होता है और एट्रीब्यूट में उसका जस्ट उस प्रॉपर्टी का नेम। जैसे कि अभी जो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसका टाइप होता है, बाय डिफॉल्ट जो इसका टाइप है
वो डिस्क टाइप है उसका, इसीलिए वो डॉट हमको वहां पे दिख रहा है। अगर इसका हमको टाइप चेंज करना है, मीन्स ये जो लिस्ट का जो बुलेट टाइप है वो अगर चेंज करना है, इसके लिए हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट। टाइप एट्रीब्यूट में हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप के टाइप्स हैं। एक जो है डिस्क, जो बाय डिफॉल्ट होता है वो होता है डिस्क, डिस्क मीन्स एक डॉट होता है, वो डॉट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सर्कल। सर्कल में जो भी कुछ बुलेट पॉइंट रहेगा वो सर्कल के जैसा दिखेगा, इसीलिए वहां पे हम यूज कर सकते हैं उसका टाइप सर्कल। और उसके बाद हमारे पास स्क्वायर टाइप भी है, वो स्क्वायर टाइप हम यूज कर सकते हैं। अभी ये जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट जो है एट्रीब्यूट का जो वैल्यू है, वैल्यू हमको सेट करना होता है। मीन्स फर्स्ट एट्रीब्यूट हमको लिखना है, उसके बाद उसका जो भी वैल्यू है, वैल्यू हमको इक्वल टू डबल कोट और उसके अंदर हम उसका वैल्यू डाल सकते हैं। और ये जो एट्रीब्यूट के वैल्यूज है, वो वैल्यूज कुछ प्री डिफाइंड है और कुछ हम जैसे कि यूनिट होता है, यूनिट के हिसाब से हम उसमें ऐड कर सकते हैं। मोस्टली जो भी एट्रीब्यूट्स है वो सभी एट्रीब्यूट प्री डिफाइंड आते हैं, और कुछ एट्रीब्यूट जो है वो एट्रीब्यूट में हम डिफॉल्ट डिफरेंट वैल्यू पे डाल सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारा H2 है, यहाँ पे टाइटल एट्रीब्यूट हम डालते हैं। ये जो टाइटल एट्रीब्यूट है इसका कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होता है, इसमें हम कुछ भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हेडिंग एलिमेंट है, ये हेडिंग एलिमेंट के लिए अगर कुछ हमको टाइटल ऐड करना है तो वो टाइटल हम ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइटल एट्रीब्यूट। अब ये टाइटल एट्रीब्यूट हमको कैसे दिखेगा, जैसे कि हमने देखा कि टाइप एट्रीब्यूट का तो दिखा था कि उसका जो टाइप है वो टाइप चेंज होता था, बट अभी ये टाइटल एट्रीब्यूट का यूज क्या है, तो हर एट्रीब्यूट का यूज जो है डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर अगर कोई यूजर उसका माउस पॉइंटर लेके जाता है तो उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हम टूल टिप के माध्यम से, टूल टिप के जरिए से हम उसको देख सकते हैं। तो ये जो है ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में हम उसको देख सकते हैं। तो ऐसे 2 तरीके के एट्रीब्यूट्स होते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है एलिमेंट ग्लोबल एट्रीब्यूट, और दूसरा होता है एलिमेंट स्पेसिफिक। अभी इसका मैं डिफरेंस आपको बताता हूं कि ये किस तरह से काम करता है। हमने यहाँ पे देखा कि टाइप एट्रीब्यूट जो है, टाइप एट्रीब्यूट ये इवल एलिमेंट के साथ काम करता है, ओके। बट जो टाइटल एट्रीब्यूट है, ये टाइटल एट्रीब्यूट हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं ये टाइप एट्रीब्यूट अगर पैराग्राफ को ऐड करता हूं तो यहाँ पे कुछ मेरा अपीयरेंस नहीं आएगा, बिकॉज ये जो टाइप एट्रीब्यूट है, टाइप एट्रीब्यूट पैराग्राफ को बिलोंग नहीं करता, पैराग्राफ का वो प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए टाइप एट्रीब्यूट का वहां पे कोई यूज नहीं होगा। मीन्स ऐसे जो भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एलिमेंट स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होते हैं। और टाइटल एट्रीब्यूट जो है ये ग्लोबल एट्रीब्यूट है, वो हमारा है ऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल। ओएल मीन्स ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या आता है कि जो भी कुछ हमारे एलिमेंट होते हैं उस एलिमेंट को सीक्वेंस हम ऐड कर सकते हैं और उसका ऑर्डर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो सारे जो एलिमेंट्स है वो ऑर्डर्ड लिस्ट, इसके अंदर भी ये लिस्ट आइटम जैसे हमको ऐड करना है वैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो लिस्ट आइटम यहाँ पे भी ऐड हम कर सकते हैं। तो इसके जो टाइप है इसके टाइप डिफरेंट होते हैं। तो ऑर्डर्ड लिस्ट के जो टाइप है डिफरेंट डिफरेंट, बाय डिफॉल्ट जो है न्यूमेरिक सीक्वेंस वहां पे होता है 1 2 3 4, वो हम वहां पे ले सकते हैं। अगर हमको उसका टाइप चेंज करना है, जैसे कि हमारे ऑर्डर्स में हम अल्फाबेट्स भी यूज कर सकते हैं, रोमन नंबर्स के हम यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए हमको उसका टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, तो वो टाइप्स कैसे लिखना है, टाइप सेम टाइप एट्रीब्यूट यूज करना है, और उसमें अगर हमको नंबर चाहिए तो वहां पे हम नंबर प्लेस कर सकते हैं, और अल्फाबेट्स अगर चाहिए तो हम उसमें अल्फाबेट्स हम सेट कर सकते हैं, तो अल्फाबेट्स वहां पे ऐड हो जाएंगे। अगर लोअर अल्फाबेट चाहिए तो हम लोअर ए डाल सकते हैं, मीन्स फर्स्ट इनिशियल लेटर हमको वहां पे डालना होता है, मीन्स इनिशियल सीक्वेंस डालना होता है, तो ये अपने आप ब्राउजर उसको रिकॉग्नाइज करके वो सेट कर सकता है। अगर अपर केस चाहिए हमको तो अपर केस में हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, तो इस तरह से मीन्स अल्फाबेट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और अगर हमको रोमन चाहिए तो रोमन का लोअर केस और अपर केस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर रोमन अपर केस चाहिए तो वहां पे हम आई सेट कर सकते हैं अपर केस में,
तो रोमन के जो भी लेटर्स रहेंगे, रोमन नंबर्स रहेंगे, वो रोमन नंबर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ऑर्डर लिस्ट के लिए टाइप्स है। अल्फाबेट्स हम ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। बाय डिफॉल्ट नंबर होता है तो उसके लिए कोई टाइप हमको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अगर हमको रोमन चाहिए तो वहां पे हम रोमन का इनिशियल नंबर हम डाल सकते हैं, और अल्फाबेट चाहिए तो अल्फाबेट का इनिशियल हमको वैल्यू डालना होता है। तो पेज में इमेज ऐड करना है, तो इमेज हम कैसे ऐड कर सकते हैं? इमेज ऐड करने के लिए हमको पहले इमेज डाउनलोड करना पड़ेगा, देन हम एक इमेज डाउनलोड करेंगे। तो ये जो इमेज है, ये इमेज हमारे पेज में हमको ऐड करना है, तो हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं? इसके लिए फिर से हमारे पास और एक एलिमेंट है, दैट इज द IMG फॉर इमेज। तो इमेज के लिए IMG एलिमेंट यूज करके हम वो एलिमेंट हमारे पेज में ऐड कर सकते हैं। तो अभी इमेज एलिमेंट के साथ और कुछ इंपॉर्टेंट इसेंशियल एट्रीब्यूट्स वहां पे हैं, जैसे कि SRC एट्रीब्यूट हमको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। SRC मीन्स सोर्स ऑफ फाइल, मीन्स जो भी इमेज हमको दिखाना है उस इमेज का पाथ हमको इस SRC एट्रीब्यूट में सेट करना होता है। जैसे कि हमारा जो इमेज है, इमेज IMG फोल्डर में है, तो IMG फोल्डर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, देन स्लैश जो भी हमारा इमेज का नाम है, फाइल नेम फ्लावर डॉट, उसका एक्सटेंशन भी हमको देना होता है। ओके, फ्लावर डॉट एक्सटेंशन, और इस टैग को हमको क्लोज करना है। ये जो इमेज टैग है, ये इमेज सिंगल एलिमेंट, सिंगल टैग एलिमेंट है। तो इसमें क्या है कि इसमें हमको क्लोज टैग करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज ये सिंगल एलिमेंट है, सिंगल टैग एलिमेंट है। तो इसको अगर क्लोज करना है तो हम इसको सेल्फ क्लोजिंग बोलते हैं। तो उसी में हम लास्ट में स्लैश ऐड करके उसको हम सेल्फ क्लोज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि ये इमेज हमारे पेज में आया कि नहीं आया। जैसे कि हमने SRC दिया, तो SRC देने के बाद वो इमेज जो भी हमने पाथ किया था, वो इमेज हमारे पेज में रेंडर हो चुका है। मींस ऐसे इमेज ऐड करने के लिए हम यूज कर सकते हैं IMG एलिमेंट, और उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी इस एलिमेंट के साथ और एक एट्रीब्यूट है, दैट इज ALT मीन्स अल्टरनेट टेक्स्ट। अगर कुछ कुछ बार क्या होता है कि हमारा नेटवर्क वेरी स्लो है, या फिर वो फाइल वहां पे मिसिंग है, ऐसे कुछ भी सिनारियो हो सकते हैं। उस सिनारियो में वो इमेज हमारे ब्राउजर में लोड नहीं हो पाती है, तो वो इमेज नहीं दिख सकती। तो इसलिए वहां पे प्लेस होल्डर वहां पे ऐड हो जाता है, मीन्स एक ब्रोकिंग इमेज वहां पे दिखता है। तो वो दिखना नहीं चाहिए। उसके उसके बावजूद हम वहां पे टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, तो हम टेक्स्ट वहां पे दिखा सकते हैं। टेक्स्ट दिखाने के लिए हम ALT एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ALT एट्रीब्यूट में हम उसका जस्ट अल्टरनेट टेक्स्ट जो भी कुछ है, टेक्स्ट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फ्लावर इमेज, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। ये जो ALT एलिमेंट है, ये एट्रीब्यूट सर्च इंजन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। जैसे कि इमेज सर्च इंजन जो है वो ओनली टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं, टेक्स्ट के ऊपर प्रोसेस करते हैं। जो भी सर्च इंजन होते हैं उनको इमेज या फिर वीडियो या फिर जो भी कुछ ग्राफिकल एलिमेंट या फिर अदर एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट उनको समझ नहीं आते हैं। तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए जो है ये अल्ट एट्रीब्यूट काफी हेल्पफुल हो सकता है। अगर अल्ट एट्रीब्यूट नहीं होता है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च किया था, फ्लावर हमने सर्च किया, तो फ्लावर के लिए जो भी कुछ अल्टरनेट एट्रीब्यूट वहां पे होगा, एक तो वो चेक करेगा कि उसका जो फाइल नेम है वो फाइल नेम के हिसाब से सर्च करेगा, या तो फिर वो अल्टरनेट टेक्स्ट में जो है, वो टेक्स्ट में जो भी कुछ हम डालेंगे उसके बिहाफ ऑफ सर्च इंजन क्या करता है कि हमको इमेजेस डिस्प्ले करता है। इसलिए अल्टरनेट एट्रीब्यूट अल्ट एट्रीब्यूट हमको दो चीजों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, एक सर्च इंजन के लिए, और दूसरा अगर कुछ बार अगर हमारा इमेज लोड नहीं हो सकता, तो वहां पे अल्टरनेट टेक्स्ट हम डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसे कि ये कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, ये हम देखेंगे। जस्ट हम इसका फाइल नेम हम चेंज करते हैं। फाइल नेम चेंज करने के बाद क्या होगा कि वो फाइल वहां पे मिलेगा नहीं, इसीलिए मिसिंग वहां पे दिखेगा। तो आ, उसके बिहाफ ऑफ यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो ये अल्टरनेट एट्रीब्यूट जो है, वो एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट होता है। और इसमें कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसमें ये इमेज का जो विड्थ और हाइट होता है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। विड्थ एट्रीब्यूट हम यूज करके जो भी कुछ इमेज का विड्थ हम रिसाइज कर सकते हैं। जैसे कि 500 पिक्सल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, तो वो जो भी इमेज रहेगा वो 500 पिक्सल बड़ा हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा इमेज है तो उसको हम रिसाइज कर सकते हैं, अगर छोटा इमेज है तो हम उसको
बड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए विड्थ एट्रीब्यूट और हाइट भी हम डिफाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम रिसाइज कर सकते हैं इमेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे टेबल। टेबल किस तरह से काम करता है, टेबल का यूज क्या है। जैसे कि हम किसी पेज में देखते हैं, जैसा हमारा डेटा है वो डेटा हमको टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है, रो कॉलम्स में हमको अगर डेटा दिखाना है तो उसके लिए ये जो टेबल है, टेबल एलिमेंट काफी हेल्पफुल हो सकता है। अभी टेबल एलिमेंट में जैसे कि हमने लिस्ट एलिमेंट देखा, वैसे ही टेबल एलिमेंट में और भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है। एक टेबल बेस एलिमेंट होता है और उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हम उसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, एक जस्ट टेबल का एग्जांपल। तो टेबल एलिमेंट में हमको टेबल शुरू करना होता है। उसके बाद टेबल में दो चीजें होती है, एक होता है रो और दूसरा होता है कॉलम। तो रो डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं टी आर। ओके, टी आर मीन्स टेबल का जो भी एक रो रहेगा वो रो। हमको जितने भी रो चाहिए उतने हमको टी आर हमारे टेबल में ऐड करने होंगे। जैसे हमने लिस्ट में जितने हमको लिस्ट चाहिए थे उतने हमने लिस्ट एलिमेंट ऐड कर दिए, वैसे टेबल में जितने हमको चाहिए उतने हम टी आर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जितने भी रोज चाहिए हमको वो रोज हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा होता है कॉलम। कॉलम के लिए हम टी एच या फिर टी डी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। टी एच मीन्स टेबल का हेडिंग जो भी कुछ रहता है छोटा सा बोल्ड, उसके लिए हम टी एच यूज करते हैं। और टी डी जो है टेबल का सेल डिस्प्ले करने के लिए हम उसको यूज करते हैं। अभी ये कॉलम में कैसे डिवाइड होता है, जैसे कि फर्स्ट रो में जितने भी टीडी हमने डाले या फिर टीएच डाले तो उतने कॉलम्स हमारे बन जाते हैं। और दूसरे टीआर में भी हमको उतने ही टीडी या फिर टीएच हमको ऐड करने होते हैं। टीएच हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं और टीडी भी हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। जस्ट हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए हम टीएच यूज करते हैं और कंटेंट जो भी डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं टीडी। इस तरह से हमारे पास टीआर और टीएच हमको यूज करके एक कॉलम हमको बनाना होता है। तो रो में कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं, कॉलम्स मींस सेल होते हैं। तो ये इस तरह से। तो अभी हम इसको देखते हैं कि ये टेबल किस तरह से रेंडर हो चुका है। देखिए इस ये जो टेबल है ये टेबुलर फॉर्मेट में यहाँ पे डिस्प्ले होता है। बाय डिफॉल्ट इस टेबल को कोई बॉर्डर वगैरह नहीं होता है, तो इसलिए ये बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होता। बट यहाँ पे अगर हम इसको देखा जाए तो जो भी हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन वहाँ पे प्रॉपर से हो चुका है। अभी जो हेडिंग है, हेडिंग का जो कंटेंट है, हेडिंग का कंटेंट थोड़ा सा बोल्ड दिखता है और सेंटर अलाइंड वो होता है। बाय डिफॉल्ट उसका रेंडर ऑप्शन उस तरह से होता है। मींस हर किसी एलिमेंट का एक डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, डिफॉल्ट स्टाइलिंग होता है, उस स्टाइलिंग से वो ऐड होते हैं। अगर वो स्टाइल हमको चेंज करना है तो उसके लिए हमको यूज करना होता है CSS। बॉर्डर अगर अप्लाई करना है तो इसके लिए क्या है कि अगेन हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स है। बॉर्डर एट्रीब्यूट हमारे पास है, बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज करके हम बॉर्डर सेट कर सकते हैं। मींस बॉर्डर कितने पिक्सल का चाहिए वो पिक्सल हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। 1 पिक्सल 2 पिक्सल जितना थिकनेस हमको चाहिए बॉर्डर का वो थिकनेस हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर 2 पिक्सल हमने किया तो हमारा बॉर्डर थोड़ा सा और भी थिक हो जाएगा। तो ये जो है बॉर्डर इससे। जैसे हमने यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट ऐड कर दिया तो बॉर्डर एट्रीब्यूट काम क्या करता है कि जो भी हमारे सेल होते हैं सेल को भी बॉर्डर अप्लाई कर देता है और जो हमारा टेबल है वो टेबल को भी बॉर्डर अप्लाई कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पे दिख रहा हमको दिख रहा है कि दो दो लाइन्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। जैसे कि सेल के लिए भी एक लाइन आ रहा है और पूरा जो बॉर्डर है टेबल है, टेबल का बॉर्डर के लिए भी वहां पे एक बॉर्डर आ रहा है। और इसमें हमने देखा कि दो सेल में कुछ थोड़ा सा माइनर स्पेस है, तो वो स्पेस जो है उसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग बोलते हैं। सेल स्पेसिंग मींस दो सेल के अंदर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना चाहिए वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। बाय डिफॉल्ट अराउंड 2 पिक्सल वहां पे होता है। अगर हमको उसको बढ़ाना है तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। जैसे उसका पिक्सल का वैल्यू देने के बाद जो दो सेल्स है वो सेल के अंदर स्पेस बढ़ जाएगा। अगर सेल के अंदर हमको स्पेस नहीं चाहिए तो हम उसका सेल स्पेसिंग जो है सेल स्पेसिंग हम 0 कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो दो सेल्स है वो सेल्स अपने आप जुड़ जाएंगे। और दूसरा जो है कि हमारा जो सेल है उस सेल के अंदर जो हमारा कंटेंट है, कंटेंट में अगर हमको स्पेस चाहिए तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग इसमें भी हम पिक्सल में उसका वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं 10 पिक्सल यहाँ पे ऐड करता हूं तो
जो हमारा कंटेंट है और बॉर्डर है उसके अंदर 10 पिक्सल का स्पेस वहां पे ऐड हो जाएगा। बॉर्डर और कंटेंट के अंदर जो स्पेस ऐड करना है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेल पैडिंग, और दो सेल के अंदर जो स्पेस हमको ऐड करना है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं सेल स्पेसिंग। इस तरह से ये एट्रीब्यूट्स हम यूज कर सकते हैं टेबल के लिए। और अगर टेबल के लिए हमको कुछ कैप्शन ऐड करना है, टेबल का कुछ मीन्स ये टेबल किस रिगार्डिंग है उसका अगर कुछ डेफिनेशन हमको ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल कैप्शन। टेबल कैप्शन के लिए हमारे पास कैप्शन एलिमेंट है, कैप्शन एलिमेंट ऐड करके हम टेबल कैप्शन सेट कर सकते हैं। जैसे कि ये जो भी कुछ रहेगा हम यहाँ पे उसका मेंशन कर सकते हैं। तो ये दिखेगा कि ये टेबल का कैप्शन वहां पे ऐड हुआ। तो ये टेबल कैप्शन जो है ये टेबल के मीन्स टेबल का डिस्क्रिप्शन ऐड करने के लिए, टेबल का डिटेल्स ऐड करने के लिए हम उसको ऐड कर सकते हैं। सो ये टेबल कैप्शन हुआ। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम पहले देखते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि कॉल स्पैन और रो स्पैन किस तरह से काम करता है। तो अभी ये हमारा एक बेसिक टेबल है और इस टेबल में इनवाइस जब हम बनाते हैं तो उसमें बेसिक क्या होता है कि क्वांटिटी होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट जो होता है, अमाउंट दो तरीके से होता है, एक तो रुपीज में हो सकता है और पैसे में अमाउंट हो सकता है। तो ये जो भी कुछ रहेगा तो इस तरह से अगर हमको फॉर्मेटिंग करना है तो इसमें हमको यूज करना होगा रो स्पैन और कॉल स्पैन। अभी व्हाट इज द रो स्पैन? रो स्पैन मीन्स जो भी कुछ हमारा एक सेल है वो कितने रो यूज करने वाला है वो डिसाइड करता है रो स्पैन। और दूसरा जो है कॉल स्पैन, कॉल स्पैन मीन्स हमारा जो एक सेल है वो सेल कितने कॉलम को यूटिलाइज करेगा, कितने कितने कॉलम ऑक्यूपाई करेगा, वो होता है हमारा कॉल स्पैन। अभी रो स्पैन हमने जब यूज किया तो हमारे पास दो रो है, राइट। फर्स्ट रो हेडिंग के लिए और सेकेंड रो जो है वो भी हेडिंग का ही पार्ट है बट उसमें हमने सिर्फ दो ही सेल डाले हुए हैं। बिकॉज ये रो स्पैन क्या काम करता है कि रो स्पैन में जब हमने दो रो सेट कर दिए तो क्या होगा कि क्वांटिटी वाला जो सेल है फर्स्ट रो भी यूज करेगा और सेकेंड रो भी यूज करेगा। मीन्स सेकेंड रो में हमको क्वांटिटी का सेल ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट रो में हमने ऐड कर दिया तो अपने आप सेकेंड रो में भी यहाँ पे अपने आप क्वांटिटी का भी सेल, क्वांटिटी का सेल यहाँ पे भी ऐड हो चुका है। हमको वो ऐड करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। सेकेंड रो में हमको क्वांटिटी ऐड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज फर्स्ट रो में जो सेल है वही सेल यहाँ पे एक्सटेंड हुआ है, एक्सपांड हुआ है, तो वो यहाँ पे यूज होगा। और दूसरा जो है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वाला जो सेल है वो भी सेल किया हुआ है कि सेकेंड रो में वो भी एक्सटेंड हुआ है। तो इसीलिए सेकेंड टीआर में जो है, सेकेंड टीआर में हमने सिर्फ दो ही टीडी डाले हुए हैं। मीन्स एक जो सेल है ये सेल ऊपर वाले रो से एक्सटेंड हुआ है और दूसरा जो है वो भी ऊपर वाले सेल से एक्सटेंड हो चुका है। इसीलिए हमको सेकेंड टीआर में उसके लिए क्वांटिटी के लिए और डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ नया टीडी या फिर टीएच ऐड करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा जो है कॉल स्पैन, कॉल स्पैन मीन्स व्हाट कि हमारा जो टेबल है, टेबल में मैक्सिमम कितने कॉलम्स हैं उतने कॉलम्स हमको हर रो में मेंटेन करने होते हैं। जैसे कि हमारे टेबल में देखा जाए तो एक, दो, तीन और चार, चार डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। जैसे कि क्वांटिटी के लिए एक है, डिस्क्रिप्शन के लिए एक है, रुपी के लिए एक है और पैसा के लिए है। ऐसे चार सेल है तो चार सेल के लिए हमको चार टीडी यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे फर्स्ट टीआर में हमने देखा कि सिर्फ हमने तीन ही टीडी डाले हुए हैं और उसमें एक कॉल स्पैन ऐड कर दिया है। कॉल स्पैन मींस ये क्या करेगा, अमाउंट जो है ये दो कॉलम यूज करेगा, दो सेल यूज करेगा, दो सेल यूज करके वो एक्सपांड होगा। और इसका अगर काउंट किया जाए तो हमारा जो काउंट है, काउंट जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कॉलम्स के जितना काउंट हो जाएगा। रो स्पैन मींस हर टीआर में उतने रो होने चाहिए और कॉलम स्पैन हर टीआर में उतने कॉलम्स होने चाहिए। तो ये जो है ये इस तरह से हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये कॉल स्पैन है, इसमें देखो तो दो ऐड किया तो ये एक टीडी दो कॉलम यूज किया, तीन और चार मीन मैक्सिमम जो भी कॉलम्स है वो कॉलम्स हमारे इस टीआर में कवर हो चुके हैं। तो इस तरह से रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज करके
हमारा जो भी कुछ कॉलम मर्जिंग है वो कॉलम हम मर्ज कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम डेटा सेट करते हैं या फिर टेबुलर डेटा हम सेट करते हैं तो उस टाइम पे हमको ये यूज करने की जरूरत होती है। और टेबल में और दो तरीके के एलिमेंट्स है वो भी हम देखते हैं। एक है टी हेड और दूसरा है टी बॉडी। और थर्ड वन इज टी फुट। इस टेबल का अगर फुटर हमको डिस्प्ले करना है तो टेबल का फुटर डिस्प्ले करने के लिए हम टी फुट यूज कर सकते हैं। ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि अगर बहुत बार क्या होता है कि जो टेबल का बॉडी है, बॉडी मेरा डायनेमिकली रेंडर होने वाला है और मेरा जो हेडिंग है, हेडिंग मेरा फिक्स होता है। तो बहुत बार हमारा कंफ्यूजन हो सकता है कि फिर ये डायनेमिक टी बॉडी कब लिखना है, ये कब लिखना है। तो इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं। और इसका दूसरा भी यूज ऐसे है कि अगर ये टी हेड टी फुट अगर हम कहीं पे भी लिखते हैं तो उसका जो अपियरेंस है वो फुटर के जगह पे ही उसको रेंडर हो जाएगा। ओके, जैसे कि अब हम इसको कॉल स्कैन, हम इसको करते हैं टोटल। ओके, और इसमें टोटल कर दीजिए। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे टोटल ऐड कर दिया लास्ट में। बट ये जो है, ये टी फुट हमने क्या किया कि टी हेड के जस्ट बाद हमने टी फुट डाला, उसके बाद हमने टी बॉडी डाला। तो भी इसका जो रेंडरिंग है, रेंडरिंग उसी की तरह होता है। हेडिंग मींस ऑलवेज हेडर फर्स्ट प्लेस में ही रेंडर होगा, उसके बाद बॉडी रेंडर होगा और उसके बाद हमारा जो फुटर है वो फुटर रेंडर होगा। तो ये जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस कभी भी मिसमैच नहीं होगा, इसीलिए ये टी हेड टी फुट और टी बॉडी के एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा इसका यूज ऐसा भी है कि अगर हम इसको हमारा टेबल बहुत बड़ा हो चुका है और उसके अगर 4-5 पेज डिस्प्ले होने वाले हैं, तो हर पेज पे अगर हमको हेडिंग चाहिए, हेडिंग और फुटर अगर चाहिए, तो उसके लिए भी हम ये टी हेड और टी फुट यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा कि अगर हमारा टेबल 4 पेज में भी अगर प्रिंट हो रहा है, प्रिंट करते टाइम, तो हर पेज में हमारा हेडिंग एलिमेंट भी प्रिंट होगा और फुटर एलिमेंट भी प्रिंट होगा। तो प्रिंटिंग के लिए भी ये टी हेड और टी फुट यूज कर सकते हैं और सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए भी हम टी हेड टी फुट यूज कर सकते हैं। अगर हम टी हेड टी फुट और टी बॉडी यूज नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो भी कुछ हमारा टी आर रहेंगे, जो भी टी आर रहते हैं वो सारे टी आर हमारे टी बॉडी में ही रहते हैं। तो बॉडी ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो उसको रेंडर नहीं किया तो ब्राउजर उसको अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये बॉडी का पार्ट है, तो उसको एज ए बॉडी वो ट्रीट करके डिफाइन करता है। तो ये हेडिंग ग्रुप, फुटर ग्रुप और बॉडी ग्रुप हम यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम देखते हैं कोटेशन। कोटेशन क्या होता है? काफी बार हम देखते हैं कि कोई किसी का स्पीच होता है, कोई इंपॉर्टेंट थॉट्स होते हैं, या फिर कोई एक ऐसा टेक्स्ट होता है कि जो टेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट होता है, वैसे टेक्स्ट, या फिर किसी का विजन मिशन होता है, किसी कंपनी का प्रोफाइल अगर हम लिख रहे हैं उसमें अगर हमको विजन मिशन डिफाइन करने हैं, तो विजन मिशन डिफाइन करते हैं तो उसको थोड़ा सा हाईलाइट देके या फिर उसको कोटेशन में हम ऐड करते हैं। तो कोटेशन के लिए हमारे पास HTML में दो तरीके के एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट है ब्लॉक कोड। जब हम ब्लॉक कोड ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम जो भी कुछ हमारा इंपॉर्टेंट टेक्स्ट या फिर थॉट रहेगा या फिर कुछ कोट रहेगा, तो वो कोट हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसका थोड़ा सा जो अपीयरेंस है ये इस तरह से दिखेगा। मीन्स उसके टॉप में थोड़ा सा मार्जिन आता है, बॉटम में मार्जिन आता है और लेस में भी स्पेस आता है। मीन्स ये चारों ओर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट प्लेस होता है। ये एलिमेंट प्लेस होने के लिए इस तरह से वो प्लेस करता है। ये ब्लॉक कोड। ब्लॉक कोड का यूज जैसे मैंने बताया कि हम विजन मिशन डिफाइन करने के लिए या फिर किसी का थॉट डिफाइन करने के लिए वो हम यूज कर सकते हैं। इसका अगर हमको स्टाइलिंग चेंज करना है
तो वो स्टाइलिंग भी हम चेंज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। वो आने वाले कुछ सेशन में हम उसको देखेंगे। अभी दूसरा जो है हमारा इनलाइन कोटेशन। इनलाइन कोट जो है, इनलाइन कोट हम किसी और एलिमेंट के साथ हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरा पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में अगर कुछ सेंटेंस है, किसी का अगर स्पीच है, तो वो अगर स्पीच हमको डिफाइन करना है तो उसके लिए हम कोट यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ किसी का स्पीच है ऐसा हम कंसीडर करेंगे और यहाँ पे हम कॉमा देंगे और यहाँ पे अगर कोट ऐड करना है तो इसके लिए हम क्यू एलिमेंट यूज कर सकते हैं। क्यू एलिमेंट जो है ये कोटेशन के लिए, इनलाइन कोटेशन यूज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डाला तो अपने आप जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ को डबल कोट वहां पे ऐड हो गया। तो ये कोटेशन ऐड करने के लिए हम ये क्यू एलिमेंट का यूज कर सकते हैं। अभी ये क्यू एलिमेंट का यूज इसीलिए भी है कि ये टेक्स्ट किसी का स्पीच है या फिर किसी का इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, इसीलिए भी ये जो एलिमेंट है ये एलिमेंट यूज होता है। और ये एलिमेंट सर्च इंजन के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्यू एलिमेंट मीन्स कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है या फिर किसी का स्पीच है, इसीलिए वो उसके अंदर जो भी कंटेंट रहेगा वो उस कंटेंट का इंडेक्सिंग अलग से करता है। इसीलिए क्यू या फिर ब्लॉक कोड ये एलिमेंट यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स है, वो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हम देखते हैं। अगर कोई टेक्स्ट हमको बोल्ड करके दिखाना है तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग। बोल्ड करने के लिए हमारे पास दो एलिमेंट्स है, एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है और दूसरा बी एलिमेंट है। बी एलिमेंट मींस जस्ट वो टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट बोल्ड हो जाता है, बट स्ट्रॉन्ग एलिमेंट मींस वो जो भी कुछ टेक्स्ट रहेगा, जो भी कुछ कंटेंट रहेगा, वो कंटेंट कुछ इंपॉर्टेंट है तो हम उसको स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं। तो जो भी कुछ स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के अंदर कंटेंट रहेगा ये भी सर्च इंजन क्या करता है, उसको भी प्रॉपर से उसको एक डिफरेंट इंडेक्स कर सकता है, इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग यूज कर सकते हैं। अगर नॉर्मल बी एलिमेंट भी यूज करके हम उसको अगर सिर्फ बोल्ड करके दिखाना है देन हम उसको बी एलिमेंट यूज कर सकते हैं। देखो दोनों का स्ट्रॉन्ग का और बोल्ड का अपीयरेंस जो है, अपीयरेंस एकदम सेम रहता है, अपीयरेंस में कोई फर्क नहीं आता है, बट इसका जो यूज है इसका यूज डिफरेंट है। जैसे कि अगर ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है तो वहां पे हमको स्ट्रॉन्ग ही यूज करना है, वहां पे अब बोल्ड यूज नहीं करना है, बी एलिमेंट वहां पे यूज नहीं करना है। अगर सिर्फ हमको उसको टेक्स्ट को बोल्ड करके दिखाना है देन हम बोल्ड यूज कर सकते हैं, बी एलिमेंट वहां पे यूज कर सकते हैं। ये इसका यूज है। उसके बाद इटैलिक के लिए हमारे पास ईएम है। ईएम मींस एम्फसाइज टेक्स्ट, ये भी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग के जैसा काम करता है। और आई भी एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं इटैलिक करने के लिए, आई फॉर इटैलिक, तो वो एलिमेंट वहां पे इटैलिक हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग एलिमेंट इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं, और इटैलिक अगर करना है तो इसके लिए हम ईएम यूज कर सकते हैं, आई यूज कर सकते हैं। सेम ईएम का यूज कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के लिए होता है और आई जस्ट नॉर्मल इटैलिक करने के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, और कुछ अगर टेक्स्ट हमको हाईलाइटेड दिखाना है तो उसके लिए हम मार्क के एलिमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये पैराग्राफ मुझे हाईलाइट करके दिखाना है, जैसे हम हाइलाइटर जो होता है हमारा वो यूज करके हमारे बुक में वगैरह करते हैं हाईलाइट, सेम उस तरह से हाईलाइट करके अगर दिखाना है तो उसके लिए हम ये मार्क एलिमेंट हम यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ एलिमेंट्स है। एलिमेंट कुछ एलिमेंट अगर मुझे छोटा करके दिखाना है, जैसे कि ये हेडिंग है और इस हेडिंग में ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट को अगर छोटा करके दिखाना है तो हम यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या क्या होगा कि जैसे ही हम स्मॉल एलिमेंट यूज करेंगे तो जो उसके पेरेंट एलिमेंट का फॉन्ट साइज रहेगा उसके 80% फॉन्ट साइज इस स्मॉल एलिमेंट का रहेगा ऑलवेज। तो ये 80% उससे रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो ये स्मॉल एलिमेंट हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी हम उसको यूज कर सकते हैं या फिर लिस्ट एलिमेंट कहीं पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बस वो टेक्स्ट एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसको देख सकते हैं कि कहाँ गया छोटा। हाँ, तो ये लिस्ट एलिमेंट जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये 80% उसका साइज होता है, जो भी उसका पेरेंट टेक्स्ट होता है उसके साइज से। हाँ, दूसरा कभी कभी क्या है कि हमने ब्लॉग लिखा हुआ है और उस ब्लॉग से पहले जो हमने ब्लॉग लिखा था 2 मंथ पहले, उसमें कुछ कंटेंट
उस टाइम के हिसाब से ठीक था, बट आज अगर हम देखते हैं तो वो कंटेंट यूजफुल नहीं है, आज के लिए यूजफुल नहीं है। तो उस रिगार्डिंग हम क्या करते हैं कि उस कंटेंट को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए DEL एलिमेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हमारे वर्ड में स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन होता है, तो वो स्ट्राइक थ्रू जैसा यहाँ पे DEL हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मीन्स वो जो भी टेक्स्ट है वो टेक्स्ट अभी नहीं है, वो उस ब्लॉक से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले था बट अभी नहीं है, वैसा अगर हमको डिस्प्ले करना है देन हम ये DEL यूज कर सकते हैं। जब भी हम ये DEL में कुछ टेक्स्ट डालेंगे तो ये सर्च इंजिन में क्या करता है कि इस एलिमेंट में जो भी कुछ कंटेंट रहेगा उस कंटेंट का अगर इंडेक्सिंग हुआ होगा तो वो इंडेक्सिंग भी सर्च इंजिन क्या करता है उसको रिमूव कर देता है, बिकॉज ये टेक्स्ट नो मोर इंपॉर्टेंट और इसका कोई अभी मीनिंग नहीं है। इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि अगर कुछ टेक्स्ट है बट वो टेक्स्ट हमको सर्च इंजिन से भी रिमूव करना है तो इसीलिए हम ये DEL यूज कर सकते हैं। और दूसरा है INS। INS मीन्स इंसर्ट। अगर कुछ टेक्स्ट डिलीट किया है और दूसरा कुछ टेक्स्ट ऐड किया है तो इसके लिए हम INS यूज कर सकते हैं। INS मीन्स इंसर्शन, नया इंसर्ट कुछ किया है तो अगर नया कुछ इंसर्ट किया है तो उसको उसके लिए ऑटोमेटिकली वहां पे अंडरलाइन आ जाता है। ओके, DEL मीन्स स्ट्राइक थ्रू, ओवरलाइन, और उसके बाद अंडरलाइन के लिए INS यूज कर सकते हैं। बस अंडरलाइन के लिए INS नहीं यूज करते। INS मीन्स नया टेक्स्ट ऐड हो चुका है। अगर कोई ब्लॉग हम ब्लॉग या फिर कोई आर्टिकल या फिर कोई पोस्ट हम मॉडिफाई करते हैं तो मॉडिफाई करने के बाद क्या नया ऐड हो चुका है ये डिफाइन करने के लिए, ये शो करने के लिए हम ये INS यूज कर सकते हैं। और जो कुछ रिमूव किया है उसके लिए हम डिलीट यूज कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ फॉर्मेटिंग एलिमेंट है, इसका यूज हम कर सकते हैं। जैसे और सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट, अगर कुछ हमको साइंस का या फिर मैथ का कुछ हमको ट्यूटोरियल ऐड करना है, लिखना है, तो उसके लिए हमको फॉर्मूलाज लिखने पड़ते हैं। जैसे कि H2O ये हमारा फॉर्मूला है। H2O ये वाटर का फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला डिफाइन करने के लिए हम ये फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये सबस्क्रिप्ट जो होता है, सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए हम सब यूज कर सकते हैं। अगर कुछ अगर पावर हमको दिखाना है तो उसके लिए हम सुपरस्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। टू इक्वल टू, तो इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अभी इसमें हम एक BR ऐड कर देते हैं, तो इस तरह से, ठीक है। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के लिए हम ये एलिमेंट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बेसिक फॉर्मेटिंग एलिमेंट हमने देखे। ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि हमने देखा कि जो भी पैराग्राफ है यहाँ पे कुछ स्पेस अवेलेबल था लास्ट में, बट वहां पे नया पैराग्राफ वहां पे ऐड नहीं हुआ है, तो वो जो भी नया पैराग्राफ है, नया पैराग्राफ न्यू लाइन पे रेंडर हो चुका है। तो ऐसे कुछ एलिमेंट होते हैं कि जो एलिमेंट ऑलवेज न्यू लाइन पे रेंडर होते हैं उन एलिमेंट को बोलते हैं ब्लॉक एलिमेंट। और जो एलिमेंट एक ही लाइन में अगर स्पेस अवेलेबल है तो वहां पे रेंडर होते हैं, उन एलिमेंट को बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। जैसे कि हमने अभी देखा कि पैराग्राफ जो है ये ब्लॉक एलिमेंट है, बिकॉज ये ऑलवेज अगर स्पेस अवेलेबल है तो भी वो न्यू लाइन पे रेंडर होता है, इसीलिए पैराग्राफ ये ब्लॉक एलिमेंट है। उसके बाद ब्लॉक कोट ये भी ब्लॉक एलिमेंट है। और हमने देखा कि पैराग्राफ के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग यूज किया था, EM यूज किया था, आई यूज किया था, मार्क यूज किया था, स्मॉल यूज किया था। तो ये जो भी कुछ एलिमेंट्स है ये सारे एलिमेंट्स इनलाइन एलिमेंट्स है। इनलाइन एलिमेंट्स मींस वो एक ही लाइन में रेंडर होते हैं, वो नए लाइन में रेंडर नहीं होते, उन एलिमेंट को बोलते हैं इनलाइन एलिमेंट्स। और जो ब्लॉक एलिमेंट है वो ऑलवेज न्यू लाइन पे रेंडर होते हैं और जितना पेज में अवेलेबल स्पेस है उतना स्पेस वो ऑक्यूपाई करते हैं। ये जस्ट माइनर ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट में डिफरेंट है।